एक बड़ा खूबसूरत शेर है और वो है कि रिश्ता कागज़ों पे ख़त्म हो गया, दिल में अभी भी सवाल बाकी है। भारत में हर साल तकरीबन 1 करोड़ शादियां होती हैं। भारत में हर साल डिवोर्सेस का नंबर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं नागपुर की बात करूं, अपने शहर की बात करूं, तो मेरे शहर नागपुर में भी जो फैमिली कोर्ट है, उसके दरवाजे रोज़ एक बड़ा नंबर खटखटाता है। किस उम्मीद से कि उन्हें न्याय मिले। अब तलाक हो क्यों रहे हैं? वाई द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग? कारण बहुत है। कारण ऐसे हैं जो कुछ समझे जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। समझना चाहता था, इसीलिए आज दो ऐसे एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया जो शायद ये बताएं कि वाई द नंबर ऑफ डिवोर्सेज इंक्रीजिंग एंड what are the layers of divorce which we all need to understand. With me today are two great experts. With me is Dr. Naz Chimthanwala, who is the clinical psychologist. Hello ma'am, welcome to the Unheard Nagpur. Thank you. With me is a very respected lawyer and I think one of the person to whom I have great respect and love, advocate Wilson Matthew sir. Hello sir. हेलो, आपका फिर से स्वागत। थैंक यू, आपका फिर से धन्यवाद है। सीधे सवाल पे आता हूँ, शुरू वहीं से करता हूँ जहां पर ये केसेस पहुंचाए जा रहे हैं, ये नंबर्स पहुंच रहे हैं, और वो है कोर्ट्स। आप हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, फैमिली कोर्ट तीनों में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बात आपसे सीधे तौर से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, व्हाई द नंबर ऑफ डिवोर्स इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू यू? ऑफ कोर्स डिवोर्स तभी होगा जब मैरिज होगा। सो मैरिज इज द नंबर वन रीजन फॉर डिवोर्सेस। बट जोक्स अपार्ट, देखिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है रिगार्डिंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज। मैं आपको एक छोटा उदाहरण अगर दूं, आज मैं आई वुड बी मोर टॉकिंग अबाउट अर्बन डिवोर्सेस रादर देन रूरल, क्योंकि मैं अर्बन सिटीज में ही ज़्यादा रहा हूँ एज अ लॉयर। सो अर्बन डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं। आई विल नॉट यूज द वर्ड कि डिवोर्सेस इन स्लाइटली नॉट सो अर्बन या विलेजेस या टाउन में बड़े हैं, वहाँ बड़े हैं बट बहुत बहुत मामूली बड़े हैं, बहुत बहुत माइनर लेवल में बड़े हैं। बट अर्बन डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिपेंडेंस ऑफ मेन एज वेल एज वुमेन। इंडिपेंडेंस का मैं ये मतलब बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दे आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट इन मेकिंग चॉइसेस। अब इस सिनेरियो को और थोड़ा एलैबोरेट करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो बच्चे हैं जो पिछले 10 या 15 साल में जो ज़्यादा डिवोर्सेस पाए गए हैं, इसमें अगर आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे तो ये बच्चे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल एजुकेटेड। आई वुड से मेन एज वेल एज वुमेन और बॉयज और गर्ल्स बोथ आर क्वाइट वेल एजुकेटेड, getting good pay scales, they are very independent, they have their own processes, their way of thinking, everything is completely different. Juxtaposed, इनके अगर आप पेरेंट्स का प्रोफाइल देखेंगे, so most of them are much educated in a very mediocre way. ने ग्रेजुएशन तो बहुत कम लोगों में पाया गया है. Most of them are school and high school educated. Right. But they, over a period of time, they didn't want that their children should also be in the same social bracket. यहाँ पे सोशल ब्रैकेट की बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वो अपने बच्चों को पढ़ाकर, एस्पिरेशंस देकर, इंडिपेंडेंट करके, बाहर के सिटीज में छोड़कर उन्होंने उन्हें पढ़ाया। अब समझिए एक बेटा और एक बेटी, दो अलग अलग फैमिलीज की मैं बात बता रहा हूँ। एक बैंगलोर में पढ़े हैं, एक पुणे में पढ़े हैं। सो उन्होंने पिछले 10 साल तक, शायद 12th के बाद ही नागपुर शहर छोड़ दिया है। वो लोग पुणे में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, हैदराबाद में, गुड़गांव में, कोची में रह रहे, पढ़ रहे हैं। 10-10 साल हो गए उनको। सो बाय द टाइम दे आर 28 and 30, देयर एंटायर मैच्योर्ड लाइफ, जहां उनका एक्चुअली ब्लॉक्स बिल्ड हुए हैं, इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स, नॉलेज, स्टडीज बिल्ड हुए हैं, दे वर अलोन एंड दे वर मेकिंग देयर ओन लाइफ चॉइसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड व्हेन दैट एक्चुअली मैटर्ड इन देयर लाइफ।
तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बच्चों पे थ्रू फोन रहा है कि बेटा तू कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रहा है या कितने बजे जा रही है, क्या कपड़े पहने हैं क्या कपड़े नहीं पहने हैं। तो बच्चों ने झूठ बोलना भी सीख लिया माँ बाप से कि भैया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। बट ज़रूरी नहीं है ना वो बेटा या वो बेटी फिल्म देखने, वो क्लब जा रहे हो, दे मस्ट बी हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। सो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस मेक किए। जी। इसी प्रोसेस में उन्होंने अपने आप पे भी बहुत सारे डिस्कवरीज किए हैं, राइट फ्रॉम देयर ओपिनियंस, देयर वे ऑफ थिंकिंग, देयर वे ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स, इंडिपेंडेंस, इवन देयर सेक्सुअलिटी, कि उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है, जेंडर बेस्ड। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है चीज़ों को लेकर कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं। और ये सब होने के बाद में हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई शादी करो, तुम 28 के हो गए, 30 के हो गए। तो ये शादियां कर रहे हैं किसके कहने पे? माँ बाप के कहने पे। इसमें से बहुत बच्चे हैं जो अपनी पसंद के लड़का या लड़की से शादी कर रहे हैं और अपनी लाइफ। तो independence and education you think is the reason? No, you cannot blame it. See, the whole concept of divorces is put on a wrong pedestal. अगर आप ये बोलोगे कि एजुकेट हुए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए इसलिए डिवोर्सेस हो रहे, ऐसा नहीं है। वो जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट For both the boy and the girl. बट वो दोनों एक पुरानी जनरेशन के प्रेशर में सकम हो रहे हैं, ये डैमेजिंग है। मैम, why the number is increasing? We have to look at it from a different perspective. Why do you marry? As you very rightly said, that you marry and that is why you divorce. It's also about what personal individual goal setting, and do you have a marital goal or a relationship goal. If that goal setting के अंदर purpose नहीं है, extended purpose, so the everyday nitty-gritty of actual living doesn't seem worth it in the long run. So we have to maybe encourage the young who are getting married to definitely go in for a premarital counseling, so that they understand that what actual marriage entails, what maybe will be their responsibilities and duties. When we are talking of freedom, can you have freedom without any supporting non-negotiables? And what is the purpose of the union itself? Is it togetherness? Is it children? Is it peer pressure? Is it parental pressure? Or is it the ability to find joy in another person? To be able to laugh together, to be able to say that, oh, I'm willing to be there and show up. So physical showing up may be there most of the time, but the emotional unavailability, also due to the fact that there is a lot of video games and scrolling on media that is become so much a part of everybody's life. So even if I'm sitting next to you, I'm not really interested in you, I'm not vested in you, and I don't really care, because now that we are married, so okay, we've got a label, and now what? I'm okay with the things I'm doing. Are we showing up in our relationships? Are we really being there? Are we able to read eyes? Do we see the value of a relationship? When all of these questions remain not only unanswered, but simply unexplored, any particular relationship gets rocky. And when you're on rocky terrain, who thinks of maybe tying an anchor or getting sturdier shoes or looking at other ways to cross that particular ravine, or we are looking at simply giving up? There comes the question. So it's not only about marriage and divorce, it's about how we are looking at relationships in general and how we are showing up first and foremost for ourselves. So do I
if I wish to enter into a marital relationship or a situationship or a live-in or the different terms that are used today for relationships, am I actually showing up there? And am I showing up for myself? Am I taking the right kind of emotional choices and keeping healthy boundaries? At the end of it, or at the beginning of it, we have to look at marriage as a particular decision. See, whatever the reason may be, and however educated I may be, and however societal pressure I may have, and my parents insisting that I do get married, and I'm just out of sheer the fact that I'm 30 or 35 or 40, and I said, okay, everything else is, all my other boxes are ticked, now I want a partner. Even if that may be the case, the actual decision rests with me. So if I choose to partner with somebody, I personally would like to take a decision to partner. Then I'm not going to say that I'll only love you or stay married to you till you have so much hair on your head. If you start balding after 4 years, this is not what I signed up चलो for. कंडीशंस अप्लाई। तो सर ये बात तो बड़ी सीधी आ गई कि गोल सेटिंग होनी चाहिए शादी से पहले। देखिए इसमें ना मेरा एक अलग ओपिनियन है, ओपिनियन मतलब एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ वो लोग आते हैं बात करते हैं, तो इसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर देखा गया है अर्बन डिवोर्सेस में, अर्बन एजुकेटेड कपल डिवोर्सेस, लेट अस बी वेरी क्लियर, एजुकेटेड अर्बन कपल डिवोर्सेस में एक बड़ा कॉमन फैक्टर देखा गया है एज पर माई एक्सपीरियंसेस, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अरेंज मैरिजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अरेंज मैरिजेस, अरेंजमेंट, ठीक है। सेकेंड इज दैट दीज कपल्स आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो ये दो फैक्टर्स मैंने बहुत कॉमनली देखे हैं कि अगर आज एक लड़का लड़की जो शायद IITs, IIMs या इवन नागपुर के भी बेस्ट कॉलेजेस से पढ़े हैं, दे आर ड्रॉइंग सैलरीज ऑफ 25, 30, 40 lakhs, दे आर एजुकेटेड, दे आर इंडिपेंडेंट, सडनली दे आर मैरिड एंड द बॉय एंड द गर्ल आर लिविंग विद द बॉयज फैमिली। ये सबसे पहला रिग्रेसिवनेस है हमारे देश का। वाई द गर्ल शुड लीव हर हाउस एंड स्टे विद द बॉयज फैमिली। एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे इंडिया में उसको ट्रेडिशन या संस्कार कहा जाता है, तो जिसको बड़े रिगरसली बहुत सारी फैमिलीज फॉलो कर रही है कि आपको रहना तो हमारे साथ ही पड़ेगा। ये एक पहला फैक्टर तो अरेंज मैरिज, क्योंकि ये दोनों लड़का लड़की आपस में मिले नहीं है कभी। ये 10 साल अपने लाइफ के मोस्ट ऑफ देम, मैं सभी नहीं कहूंगा, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन लिविंग आउटसाइड, दे माइट हैव हैड रिलेशनशिप्स which were not approved by the families, right, for various social reasons. So कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर में एक ऑलरेडी एक प्रेजुडिस क्रिएटेड है कि ये मेरे उस पार्टनर की तरह होगा या होगी, whether this person, so there is always a prejudice attached and a skepticism attached to that marriage at the first place when it is an arranged marriage. क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट आज भी खानदान को देखा जाता है कि इनका खानदान कैसा है, इनका खानदान बड़ा है, बड़े पैसे वाले हैं, बिजनेसेस है, ये है वो है, ये चीज़ों को देखकर शादियां होती हैं। सो दिस वाज वेरी वेल एप्लीकेबल व्हेन दीज थिंग्स वेयर आई वुड से लोकलाइज्ड 20-30 years बैक। आज वो लोकलाइज नहीं है, दे आर एजुकेटेड आउटसाइड, दे आर एजुकेटेड अब्रॉड, they have seen the world, they have seen the world, they have understood the world, they have read thousands of pages regarding science, technology and everything. Their thought process have changed. Many of them have left religion and have become atheists, but they are now getting arranged marriages with a promise that now you will live with my parents. यहाँ पे second problem शुरू हो रहा है। arranged marriage is the reason for divorce? I also would like to maybe say what he, just to add on to this, that maybe what he basically says is that after an arranged marriage, the girl has to stay, or the boy and the girl have to stay with the boy's family in a joint family. That is not always true, because again, couples are staying together alone in different places They of move work, out. they move out, and it is also a little bit community based. Certain communities have
this strict rule, whereas most are becoming more and more flexible. So also because when you are staying independent, the finances work better. So I would not say that as a blanket understanding that because they are asked to live in a joint family. I know for a fact that there are many who would like to have extended support, and those families or those marriages do have a better chance at having, let's use the word survive, or getting grow. through and grow, because there is again support, and there is also support when you have a child and the child is young, so there is extended little bit of family to safe, who can be safe, people who look after your child. So I do not agree with him totally in that sense. Yes, just because divorces are increasing, we'll have to look at other factors, and all cannot be external. An internal factor has to be looked at as to why they want a divorce. Of course, barring the fact that there is actual physical abuse or something of that sort, where it is absolutely nonsensical to be there. But otherwise, there has to be looked at a deeper level. Each personal relationship dynamic will be different, and they may have issues within their own personal dynamic, which requires reflection, introspection, and maybe a path. Sir, I agree with what ma'am is saying that ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है कि अरेंज मैरिज जब होता है तो देयर आर टू थिंग्स. वन इज अरेंज मैरिज, एंड अरेंज मैरिज के बाद एक जॉइंट फैमिली में आके अपने आप को वो अरेंजमेंट. So these are two arrangements. One is arrangement of marriage and second is arrangement of marriage in living with a joint family. These are two different things. और ये दोनों भी कारण हैं जो आप कहते हैं, और मैम कहती हैं कि ये दोनों कारण शायद बहुत ही कम है. मेन कारण है कि वो दो लोगों के बीच में जो रिश्ता है या दो लोगों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, दो लोगों के बीच में जो एक बॉन्ड है, शायद वो ही नहीं था या वो ही नहीं बना, इसीलिए शायद द नंबर ऑफ डिवोर्सेस इंक्रीजिंग. The thing बिकॉज अ फैमिली कैन नॉट से, आप जो बात कह रहे हैं उसमें ये नहीं हो सकता, फैमिली कांट से टू द बॉय कि भाई शादी हुई नाउ गेट आउट. ये तो नहीं हो सकता सर. नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मैं ये पूछता हूँ. मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये चीज़ें. मैं ना बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बता रहा हूँ. एक लड़का लड़की फॉर एग्जांपल बैंगलोर में पढ़े, उनका साथ में कैंपस इंटरव्यू हुआ, एक ही कंपनी में जॉब किए, दे आर लाइकिंग ईच अदर, दे मे बी इवन लिविंग टुगेदर फॉर 5 or 7 or 8 years. नाउ द फैमिली सेज ओके तुम लोग शादी कर लो, बट देन देयर इज अ स्मॉल थिंग कि नहीं काम करो. फॉर एग्जांपल वो लोग वर्धा से होंगे, लड़के की फैमिली अच्छी रिच होगी तो बोलेंगे नहीं तुम लोग दोनों शादी के बाद यहाँ आ जाओ, पापा की फैक्ट्री देखो, पापा का बिजनेस देखो. सो द बॉय एंड गर्ल टेक अ कॉन्शियस कॉल. अभी तक उनमें कोई इश्यूज नहीं है. वो आते हैं वर्धा में रहने के लिए एक जॉइंट फैमिली में. जॉइंट फैमिली में आने से पहले द फर्स्ट टाइम द बॉय टेल्स द वाइफ एट बैंगलोर इज दैट यार अब से प्लीज ना तो वो वेस्टर्न कपड़े मत पहनना. शुरू तुम लोग स्लीवलेस और शॉर्ट्स पहनती हो ना, ये मत पहनना. आपने पहला प्रॉब्लम, ये हस्बैंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है. वो लोग लिव इन में थे, वो लोग हैप्पी थे, खुश थे, वो अपना पिज्जा खा के भी खुश थे, क्लब जाके भी खुश थे, शॉर्ट स्लीवलेस पहन के भी खुश थे, बरमुडा पहन के भी खुश थे. बट जैसे ही उन्होंने वो डिसीजन लिया कि नहीं हम जाएंगे, अब गर्ल आउट ऑफ लव एंड बॉय आउट ऑफ लव, तो बीवी भी बोलती है ठीक है तुम भी फिर बरमुडा नहीं पहनना, बोले ठीक है मैं भी नहीं पहनूंगा. तो ये दोनों जाते हैं एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से एक कंप्लीटली न्यू इकोसिस्टम में अप्रूट होकर जा रहे हैं जी. उन्होंने पिछले 10 साल में ना लड़की ने किसी का पांव छुआ ना लड़के ने किसी का पांव छुआ. उन्होंने कोई रीति रिवाज, रिलीजन, उपवास कुछ नहीं रखा. सडनली दे कम टू अ फैमिली विच इज हैविंग अ थॉट प्रोसेसेस विच इज फुल ऑफ दिस और मोस्टली ऑफ दिस. सो नाउ सडनली देयर इज अ कंट्रोल, अन अनसीन कंट्रोल. यहाँ पे ना सास ने बोला ना ससुर ने कुछ बोला कि बहू ने क्या पहनना और क्या नहीं पहनना, या बेटे ने क्या पहनना या क्या नहीं पहनना. बेटा हम यहाँ गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं. हमारे यहाँ हफ्ते में 3 बार उपवास होता है. वर्धा में क्लब्स नहीं हैं. तो हुआ क्या, आपने इनिशियली एक दूसरे के प्यार के लिए अप्रूव करके अपने आप को वर्धा तो ले आए,
लेकिन आप वर्धाइट बन नहीं पा रहे हो, क्योंकि वर्धाइट बनने के लिए आपको आपके जिस जॉइंट फैमिली में आप कनेक्टेड हो उसके रूल्स आपको फॉलो करने हैं। प्रॉब्लम शुरू हो गया तब। अगर वो घर की डॉटर बहुत अच्छी कुक करती है बट वो लजानिया बहुत अच्छी बनाती है, वो लजानिया अच्छी बनाती है, वो पास्ता अच्छी बनाती है, वो शायद मटन बिरयानी भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वर्धा में ना हमारे घर में लजानिया बनेगा, ना हमारे घर में पास्ता बनेगा, ना हमारे घर में बिरयानी बनेगी। अगर इसने एक आधी बार बना भी लिया तो सास ससुर नहीं नहीं ये हम नहीं खाते हैं। यू आर आउटराइटली रिजेक्टिंग दैट गर्ल्स रिस्पेक्ट। सो जो कपल 10 साल लिव इन में बिना झगड़े के या नॉर्मल नोक-झोंक के साथ में रह रही है, यहां आने के बाद वो 15 दिन तक सब अच्छा रहता है। 16वें दिन अपने पति को बोलते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप को समझाओ, ये रोज सुबह सुबह मुझे 6 बजे उठ के चाय बनाने मत बोलो, रोज सुबह सुबह उठ के मैं नहाऊं धोऊं पूजा करूं ये मुझे मत बोलो। ये बेटा जाता है अपनी माँ बाप को बोलता है अरे छोड़िए ना, क्या है वो ऐसे नहीं है, तो बोलते तूने ही तो गलत लड़की लाया घर में। सो बेटा यहां पिसना शुरू हो गया। वो माँ बाप के बीच में पिस रहा है बिकॉज उनकी इच्छा है, वो ड्रॉप नहीं करना चाहता, एजेड है, हो सकता है इकलौता हो, और वहां वाइफ की और उसकी एक लाइफस्टाइल जो 10 साल से चल रही है वो 10 दिन नहीं कर पा रहे हैं। तो लड़की जिम्मेदार है डिवोर्स के लिए? नहीं, जिम्मेदार ये माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेरे घर में एक मॉडर्न बेटा और बहू आ सकते हैं। They are not willing to accept that I want to give them the same freedom and leverage that they enjoyed independently. ये तो वो बात हो गई ना कि मैं एक हिंदुस्तानी, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, लेकिन सऊदी अरेबिया जाएंगे तो वो लेडी को बुर्का पहनना है और आदमी को सारी चीजें फॉलो करने जो सऊदी अरेबिया के रूल्स हैं। तो ये वो बात हो गई ना कि आपने एक पर्टिकुलर कल्चर में, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट दिस हैपेंस विद हिंदू फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज, सिख फैमिलीज, जैन फैमिलीज, एवरीवेयर दिस इज हैपनिंग। कि आप एक मॉडर्न आउटलुक लेकर एक कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम में अपने आप को प्लेस कर रहे हो विलफुली, तो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस शुरू हो रहे हैं क्योंकि माँ बाप हैज बिकम द कैटलिस्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स। मैम, माँ बाप जिम्मेदार? He's got a point of view. Let him be happy with it. But in our kind of societies, if you ask me, who has traveled the world, been everywhere, have had such a wide experience with different kind of people. And you are a relationship consultant, so you understand relationships. Also, the fact is that first the choice to move was the children in this particular sense. As far as simple clothes are concerned, even if he or she were allowed, or even if they chose to, it is difficult, I see, as a woman to wear. For me, to wearing a shirt and shorts when I was in Melbourne is very comfortable, and I can even go to Aldi's or wherever I can go. It doesn't make much of a difference. I cannot do it every year. Whether I'm partnered or single doesn't matter, but I just cannot. I would feel uncomfortable. Let's put it like that. So that is one thing. So you have to maybe juggle a few things in your particular understanding of where you're going and who you are with. The second example that he gave was that when you go to Saudi and you would wear whatever were the rules over there. Why would you do that? Because you're paid 3 times the sum. So you see an obvious something coming in which makes this worth it. In changing in a relationship, you may not see that X figure. That actual इतने लाख इतने करोड़ मुझे मिल रहे, मतलब कुछ मिल रहा है, there's something, वो tangible और non-tangible के हिसाब से हो सकता है. And the third point could be that whenever I again want to, now I'm married and now we are going ahead with our lives. With parents, without parents, that's secondary. But the fact is that I may want the marriage to go somewhere. But am I willing to do work on my own personal growth too? Or vice versa? I'm willing to grow and go into a sense of transcendence if I wish to. But I'm not willing to take that much effort for the marriage to grow. And when you are in any kind of a connection with somebody else, it cannot be only I, me, myself. So that balance
you've got to strike. You can't have it your way or my way or the highway all the time. So there has to be some kind of understanding that, again, where do I want to go? If they were allowed to wear these particular clothes or this particular, then what would the rest be okay? No, there yet would be issues. So a lot more has to go into, again, introspection, retrospection, and futurespection as to where we are going and where do we wish to go. तो ये कॉल्स जहाँ पर आपको आप पहले डिसीजंस लें इस इकोसिस्टम से अपने कंफर्ट जोन से एक अलग जोन में जाने के लिए, ये डिसीजन आपको पहले लेना पड़ेगा कि मैं अगर ये कंडीशन आपको पहले करनी पड़ेगी, ये बातें आपको पहले से क्लियर करनी पड़ेगी। क्या होता है हमारे यहाँ पे आज के डेट में, आपको बड़ा क्लियरली मैं चीज़ें बताता हूँ। इन द अपर मिडिल क्लास और द मिडिल क्लास देयर इज अ वाइड गैप, पीपल से जनरेशन गैप। ठीक है, मैं जब बचपन में केरला जाता था, सो मैं शॉर्ट्स पहनता था, बरमूडा पहन के जाता था। सो दैट वाज कंसिडर्ड एज ये लड़का बहुत वेस्टर्नाइज्ड है। हूँ 10 साल का, 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये कैसे, क्योंकि केरला में वहाँ पे बच्चे फुल मतलब या तो फुल पैंट पहनते हैं या एक पर्टिकुलर शर्ट, एक छोटे बच्चे भी लुंगी पहनते हैं या मुंड पहनते हैं। मैं जाता था वहाँ पे, मैं आई यूज्ड टू बी कंफर्टेबल इन दैट वे। सो मुझे बचपन में कभी भी केरला जाना पसंद नहीं आया, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर आई यूज्ड टू रिबेल। मुझे नहीं पहनना, मैं आज भी मुंड नहीं पहन सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट यू इन दिस एंटायर एरा, ये जो अभी डिवोर्सेस हो रहे हैं ना, ये आगे जाके बहुत कम होने वाले हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। I'll tell you why. Because now there is a generational clash. There is a generational clash. और ये generational clash में अरेंज मैरिजेस का I'll come back. Now मैंने एग्जाम्पल दिया एक लव मैरिज का, जो लिव इन में थे, they are coming back. बट यही कपल एक वर्धा की ही एक दूसरा घर है। सर वर्धा क्यों कर रही है? नागपुर की नागपुर के मैं नागपुर इसलिए वर्धा इसलिए बोल रहा हूँ, बोलते इट्स मच स्मॉलर सिटी। नागपुर में भी आते हैं और एक ऐसी फैमिली में जुड़ते हैं which don't have any reservations regarding the food they eat, the movies they watch, the places they go. So definitely वो couple happy रहने वाले हैं। Maybe the mother-in-law and daughter-in-law would go together to a pub, which creates a more bonding and a more closer relationship between the families. So it has happened with my family friends, where the mother-in-law and the daughter-in-law are practically friends. Because they belong to the same kind of education, the same kind of exposure. The mindset of the old person has changed to acclimatize and to accommodate a modern thought and era. If this is not happening, और एक बहुत बड़ा एक ग्रुप जो एल्डर्स हैं हमारे, वो उनके पुराने तरीकों को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि वो गलत है, या वो तरीके 500 साल से चलते आ रहा है। सिर्फ 500 साल से अभी तक, मतलब अभी मतलब 15-20 साल तक भी वो बहुत रेलेवेंट थे, लेकिन पिछले 15-20 साल में वो रेलेवेंस बहुत शार्पली डिप किया है। और वो शार्पली डिप करने का रीजन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, वेयर नाउ आई कैन सिट हियर इन दिस कैबिन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया और इन बर्लिन और इन दुनिया छोटी हो गई, टोक्यो, what kind of things are happening there. And if I want to inculcate something which is a good part of that culture into my thing, my family, जो मैं खुद ही एक joint family में रहता हूँ, वो joint family में मेरे father का क्या receptiveness है उस चीज को लेकर, ये बहुत बड़ा important चीज है। So होता क्या है, there is a clash basically of choices right now. There's a huge clash of choices कि नहीं ये ऐसा ही होगा, नहीं आप ये ऐसा नहीं कर सकते, ये आप ये बिल्कुल ये हमारे घर में अलाउड नहीं है। सो प्रॉब्लम कहाँ है? लव मैरिज में तो चलो ठीक है, दे हस्बैंड वाइफ में टुमारो से नहीं हम वापस बैंगलोर जा रहे हैं, बट हु वुड बी ब्लेम्ड देयर? हु वुड बी ब्लेम्ड? दैट ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन से हमारी बहू की वजह से हमारा बेटा हमें छोड़ के गया। सो एवरी टाइम यू सी दैट व्हेनेवर देयर इज अ पुशिंग डाउन ऑफ द वुमन फॉर ऑल अनरीजनेबल रीजंस, द ब्लेम इज ऑल्सो ऑन हर। अब इसी जगह पे मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। आज बहुत सारे अरेंज मैरिजेस का फेल होने का बहुत बड़ा रीजन है ये उनकी चॉइसेस ऑफ पार्टनर्स हैं ही नहीं।
ये पार्टनर्स को उनके पेरेंट्स ने चूज किया लुकिंग इनटू द सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अदर बॉय और गर्ल्स पेरेंट्स। मैंने आपको बताया ना, ये हमारे शहर में अच्छे हैं, वो शहर में बहुत अच्छे हैं, वो है, ये है, सब बातें होती है। भैया वो लड़का और लड़की 6 महीने भी डेट किए हैं क्या? वो तो कॉन्सेप्ट ही अलाउड नहीं है आज भी अरेंज मैरिज में। अभी कुछ जो मॉडर्न एरा एजुकेटेड फैमिलीज है, दे आर सेइंग दैट ओके, हमने अभी भाई एक रोका कर लिया, आप 6-8 महीने साथ में जाइए, घूमने जाइए, बात करिए, कॉन्स्टेंटली इन टच में रहिए। अगर आपको लगता है कि वो चीजें वर्कआउट हो रही हैं तो एक दूसरे की चॉइसेस सर जो रिश्तों में ऐसा होता है जी, वहां जहां पर कोर्टशिप पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, वो ज्यादा वो सस्टेन करते हैं। वो सस्टेन करते हैं। फॉर रीजन क्या है? ये 1 महीने में मुलाकात और 1 महीना 2 महीने में मुलाकात, बीच में मिलने नहीं जाना, अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मूवी जा सकते, ये इश्यूज में हो क्या रहा है कि पहले से ही डोमिनेंस एंड कंट्रोल ऑफ अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू इज नाउ फोर्स्ड अपॉन द यंगर जनरेशन। दूसरी चीज, पहली बात, आज 2026 में फरवरी 11 तारीख को कोई लड़का या लड़की आज 27-28 साल का है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। नहीं सर, ये सच है, ये सच है। लेकिन शादी ही नहीं करना चाहते। नहीं करने का रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव सीन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेनी ऑफ देयर सीनियर फ्रेंड्स, कजिन्स, वेयर मैरिजेस हैज बीन क्वाइट डिजास्ट्रस. So they don't want to get married at all. Men are staying more away from marriages, especially because of legal reasons. हो सकता है वो लोगों का लव मैरिज हुआ हो सकता है वो लव मैरिज के बाद में इश्यूज हो रहे हों। अभी जी में जो चला, वो जो सीरीज चली शादी से मरने तक, वो जो जिसमें वो ड्रम वाला और 5-6 उसमें कहानियां दिखाए। yesterday, day before yesterday, again I read in the news another case. The lady kills the husband with the help of her boyfriend just 2-3 days back. So वो लेडी से कभी पूछा गया था कि भाई तुझे शादी किससे करनी है, या तुझे शादी किस करनी भी है या नहीं है? तो वो आदमी की जान किसकी वजह से गई? वो लेडी की वजह से डेफिनेटली नहीं गई। वो आदमी की जान उस फैमिली के वजह से हुआ जिस फैमिली ने उस मैरिज को अरेंज कर कर जबरदस्ती एक शादी हुई। They were not ready to accept the girl's family कि हाँ मेरी बेटी जो बहुत अमीर घर की है एक छोटे किराने वाले से शादी कर सकती है या प्यार करती है। फोर्स करके मैं लटक के मर जाऊंगी, बाप बोलेगा मैं खानदान से निकाल दूंगा, मैं अपना हाथ काट दूंगा। There are so much of emotional pressure on a boy and a girl to leave their relationships and join a relationship of the choice of their parents. So the reason of the number of divorces increasing is there is no love, there is no bond. No. The bond is missing. Bond is missing. और दूसरा the emotion is missing. अभी मैं एक और चीज बताता हूं। Now couples don't even want to get the tag of being married. They want to live together. Why do they live together but not get married in a social structure? Because the moment you are married, may it be by any religious way or even by a special marriage act, you are now bound by the ropes of law. So getting married is easiest, but getting separated is bigger than a war you can imagine. Ma'am, what do you say? About what? About is the reason that people don't want to get married or the number of divorces increasing is because there is no love, no bond, no emotion between people. Is the emotion the reason? See, people not wanting to get married is fine. It's a choice again. And then we don't talk about divorce at all. So, विषय समाप्त है. So then that's fine. You can walk out of the door whenever you wish or not. Both, that's a choice. But we talk about people who are, taking divorces. So when we're talking of there is no love, as you said, in a bond. So here's a very specific example that by person A was in love with person B, but they were forced to marry person C, and fair enough. So in that one particular situation, I would agree with him. But we also have to look that if a marriage is happening and has taken place, is there the required effort to nourish and nurture the relationship?
because nourishing and nurturing of a relationship is as important as nourishing and nurturing of myself. Right. I may like biryani, but I can't have it for breakfast every single day, or I can't have it. I'll have to have some bread butter for breakfast. Hmm. I have to make choices as per my health, maybe the weather, maybe The everything. mood. The mood, whatever. Hmm. That nurturing and nourishing that I give myself, am I giving it to the bond that I have chosen? Hmm. Because even at the end of the day, even if there has been pressure, not that there always is, but if according to him, if there is even 25% of couples who are getting married because of some kind of pressure, Hmm. what about the other 75% who are actually gotten married for ABC reasons? Hmm. They've just, are they nurturing and nourishing the bond, or taking required help as and when required uh, of any professional mental health person, so that they can learn the art of rowing the boat. Hmm. Every relationship is never always 50-50 at all times. It's sometimes going to be 80-20, sometimes it's 60-40, sometimes it's 90-10. Say a lady who is in a relationship and has gotten married, and they're earning and everything is fine, and all the other factors, even according to what he says, maybe ticking all the boxes, they're independent, is that if she chooses to, if they choose to get pregnant and have a baby, it is the lady who is going to be out of the workforce for at least 2 to 3 yeah. months Yeah. minimum, Hmm. barring excellent health. And when you are getting a new infant or child into the world, it also deserves the required amount of nurturing and nourishing that is required. I can't just say that, okay, now I've done this, have a nanny, and then I'm going back because this is important. Priority setting, giving the required presence and respect to circumstances. I mean, we were all wearing masks in COVID because we were scared of getting sick or dying. We were all washing our hands more. We all were going with that particular card that I have taken my vaccinations and things like that. We were doing what is required, because if I had to live and if I required to travel, then this is what I had to do. So even though it was cumbersome, it was irritating, it was it didn't even feel nice to me, I yet did it, simply because that was what was required for me to survive, for me to travel, for me to meet my children who are living in other cities and countries. सो रिश्तों के सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं और वो चीजें अप्लाई नहीं हो रही हैं, इसीलिए नंबर ऑफ डिवोर्सेस बढ़ रहा है. कुछ चीज आपको अगर मैं कर रही हूँ, अगेन टेकिंग अ कोविड का एग्जाम्पल, मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ, तो मैं उसको फायदा ही बोलूंगी, सैक्रिफाइस का नाम नहीं देती. पर अगर मैं मैरिज के अंदर कुछ ऐसा करती हूँ, तो मैं उसको, आई हैव सैक्रिफाइस सो मच For my children, for my husband. this. जी. So we have to understand that it's choice, It's not a and sacrifice. the tangible results are not at the end of the month. They can come later in your End life. of the year. Later. Later in life. सर, कुछ चीजें और भी बदली हैं. आजकल डिवोर्सेस के कलर हो गए हैं. सिल्वर डिवोर्स हो रहा है, ग्रे डिवोर्स हो रहा है. आप बिना पूछे मैं अगला वही बोलने वाला था जी. कि जिसको हम ग्रे डिवोर्सेस बोलते हैं या सिल्वर डिवोर्सेस बोलते हैं, दैट इज आल्सो ऑन द राइज, एंड आई हैव डन अ लिटिल रिसर्च ऑन द पीपल हु हैव वेंट थ्रू दैट. बट बिफोर दैट एक पॉइंट है जो मैम बोल रही थी, दैट यू नो बेबी होना हैज आल्सो नाउ बिकम अ चॉइस ऑफ द कपल, वेदर दे वांट अ बेबी एट द फर्स्ट प्लेस, Of course. कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शादी होते बराबर बुआ जी और मामी जी शुरू हो जाती है, कब शादी हुई, इस महीने में तो बच्चा हो जाना चाहिए. बट कपल्स आर टेकिंग वेरी कॉन्शियस डिसीजंस दैट दे डोंट वांट अ किड. नंबर वन, जिसको बड़ा एक फनी सा नेम भी दे गया, डिंक, डबल इनकम नो किड्स. But apart from that, that is not about double income. It is basically about the fact that they don't want to have a kid at the first place. And it's a conscious choice of husband and wife both.
इट्स नॉट कि वो कोई वाइफ का डिसीजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म दूसरा चीज है बच्चा कब होना, हम्म ये भी एक उनकी चॉइस पे आ गई है। हम्म ये भी उनकी चॉइस पे आ गई है। कई बार कपल्स जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते हैं, दे हैव टेकन कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ नॉट हैविंग अ किड फॉर अदर रीजंस लाइक एक्सपेंडिचर। कि बच्चा होगा तो खर्चा होगा। खर्चा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हम्म आज एक स्कूल, अगर आप मुंबई में छोटे से छोटा स्कूल जाए, उसका साल की 1.5 और 2 लाख रुपए फीस है। नागपुर में। नागपुर में ही हो गया है। हम्म अब बॉम्बे की आप सोचिए, मैं बॉम्बे में वो छोटा स्कूल बोल रहा हूँ। हम्म नागपुर में आपको 25, 30, 40 हजार में भी स्कूल्स मिल रही हैं। हम्म But a person, husband and wife living in Bombay in a small house may not be even able to afford a child. Because nappies के पीछे का ये जो खर्चा रहता है वो ऐसे थिन लाइन में चलता है उनका। बराबर। घर का खाना, बिजली और भाई लोकल ट्रेन का निकल जाए तो होता क्या है, कई कपल्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, they are not bringing a child into this onto this earth for the simple reason they don't want to compromise with the quality of life that they would be able to Absolutely. give the child. वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी उसी की तरह ग्राइंड में, गरीबी में पले, हैंड टू माउथ पले, गरीब स्कूल में जाए, हर चीज उसका लेसर, मीडियोक्रिटी से भी नीचे का कोई सर उसमें एक पॉइंट है कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सर सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है सर क्वालिटी, खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि सर उनकी लाइफ में अब हफ्ते में एक बार डाइनिंग आउट है, हफ्ते में एक बार वीकेंड प्लान्स हैं। दूसरी चीज बताओ, एक पुरानी हिंदी में कहावत है, जो अरेंज मैरिज या जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करते ना, ये इनका बड़ा फेवरेट डायलॉग है, ये बच्चा हम संभाल लेंगे। हाँ, नहीं, तुम बच्चा कर लो, हम संभाल लेंगे। अरे भाई, गाय को अपनी सींग भारी नहीं लगनी चाहिए। Why do you want a सास ससुर और a mom and dad to take care of the child? If you have a child, you better rear it yourself. Don't think कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स देखेंगे या मेरे उस लड़की के खुद के पेरेंट्स देखेंगे। I come from a state, though I don't associate with that state as a resident, as a tourist, it's Kerala. केरला में मैं तो मेरे बचपन से देख रहा हूं, मेरे फैमिली में गिन के 10 बच्चे होंगे जिन्होंने कभी भी अपने माँ बाप के साथ बड़े ही नहीं हुए। वो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ ही बड़े हुए। बताइए क्यों? दे आर ऑल वर्किंग आउटसाइड। कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई मलेशिया में कर रहा है, कोई सिंगापुर में कर रहा है, तो आते हैं, एज मैम सेड, वो एक 3-4 महीने की छुट्टी मम्मी ले लेती है, बच्चा पैदा करती, पिला दिए सास को या अपनी माँ को देके चले जाते हैं, और वो बच्चा बड़ा हो रहा है। और एक और बात जो है वो ये है कि पहले इनको बच्चा होना नहीं और बाद में बच्चा होता नहीं is also a big problem. उन्होंने क्या किया है, many of the couples, they have decided that okay, हमारी एक particular हमको नहीं चाहिए, but with the increase of change of the biological changes which human beings like me and you, because of so many factors, women may, I don't want to say, I'm not a medical expert, but it has been seen that PCOD has become quite common in females. Men have also got certain sterility issues, all related to stress and this and that. Work conditions अलग हैं, stress ज़्यादा है, बच्चे हो ही नहीं रहे हैं। So कुछ टाइम ट्राई करने के बाद में 5 लाख रुपए IVF और IUI में खर्चा करने के बाद में दे से ड्रॉप द प्लान, अभी क्या करेंगे अभी। So there are so many factors which are now very crucial. But इस सबके बीच में क्या हो रहा है? There are 4 loudspeakers in the house who want them to have a child. That is presumably the parents. या एक्सटेंडेड करो तो और 8-10 लाउडस्पीकर हो जाते। सर हिंदू फैमिलीज में तो माँ बाप पूजा रख लेते घर पे, एग्जैक्टली, बहू को बच्चा हो जाए। सो इस लेवल का जो प्रेशर क्रिएट होता है, इससे भी एक प्रॉब्लम हस्बैंड एंड वाइफ में क्रिएट हो रहा है। भाई जब ये हमारा कॉल है, व्हाई आर योर पेरेंट्स और माय पेरेंट्स बिकमिंग सो इंस्ट्रूमेंटल इनटू इट? सो मेनी ऑफ द केसेस द स्मॉल लिटिल डिसएग्रीमेंट्स आर फ्यूल्ड बाय द पेरेंट्स, because now they want their son to divorce that girl because शायद वो उस गर्ल में प्रॉब्लम देखा जाता है, जबकि हो सकता है सन का स्टेरिलिटी का, फर्टिलिटी का इशू हो, द सन में बी स्टेराइल, बट दे ब्लेम अपॉन दी बहू। एंड ये बहुत कॉमन हुआ करता था 20-25-30 साल पहले, कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तुरंत उसको छोड़ो, दूसरी शादी करो,
ताकि बच्चा हो। सर बच्चे में भी सर ये बड़े दुख की बात है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी अगर बेटी को जन्म दे दिया माँ ने बहुत तो common वो भी एक है कि भाई अगला वंश कौन आगे ले जाएगा। तो तू एक काम कर, तू दूसरी शादी कर, तू लड़का दे दे। बोलता है ना वंश वर्ड बोलता हूँ ना, तो मैं उनको पूछता हूँ 2 गली बाजू में जाके 500 रुपए का उधार लाके दिखा दो। ये जो वंश बोलते हैं ना लोग, दे आर पीपल हैविंग एब्सोल्युटली नो इंट्रिंसिक वैल्यू घर के 2 गली छोड़कर, ये वंश की बात कर रहे हैं। और एक भयंकर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वुमेन पे। इसमें आदमी को हमेशा ही ग्रीन टिकट दिया जाता है। नहीं, मैन कैन नेवर बी रॉन्ग, ही इज नेवर डिफंक्ट, ही इज नेवर हैविंग अ डिसेबिलिटी, ओनली एवरीथिंग इज ऑन द वुमेन। बट आज जब एजुकेशन हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, व्हेन वुमेन आर हैविंग अ वर्ड एंड एन ओपिनियन, दैट हाउ कैन यू से दैट इट्स माय फॉल्ट? There the problem starts. There the answer is divorce. There the answer is divorce, which is suggested by the parents themselves. अरे हमारी बहू ना बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत मुंह चलाती है, बहुत मुंह चलाती है, क्या चाकू जैसे चलती है जबान इसकी। करेक्ट, बट वो अपनी ओपिनियन रख रही है जो करेक्ट है, एब्सोल्यूट है। बट एक रिग्रेसिव माइंडसेट बोलेगी नहीं, वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, वो लड़की ने ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, वो लड़की ने समझना चाहिए कि उसके सास ससुर कैसे हैं। क्यों लड़की ने समझना चाहिए? सास ससुर को कौन समझाएगा कि भाई आपकी ये जो सोच है ना, ये 1000 साल पुरानी है। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये बदलने की जरूरत है। आप किसी एक लड़का लड़की को बोलेंगे कि नहीं आप काउंसलिंग कर शादी करिए, इससे माँ बाप लोगों की काउंसलिंग नहीं हो रही है। मैम सिर्फ 2 लोगों की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, पूरे खानदान की काउंसलिंग जरूरी है मैम। पहले तो मैं बोलूंगी इट्स सो नाइस टू सिट विद 2 एक्चुअल मेन who are already speaking for the woman. So I think a lot of men are doing it nowadays. Yeah. See, men are the biggest feminists. Do you know that? Men are the biggest feminists because equal rights के लिए, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो या आज हमारे मोदी जी हो, सब वुमेन के लिए ही बात कर रहे हैं। So who are the biggest feminists? The men are supporting that women should come to the equal, maybe better status as that of a man. I don't agree. No. It is just one voice. No. Let me complete it, man. In India, if you see, there are no laws for protection of men. No law, written law, protects men. All laws are designed for the woman by a parliament that is majoritarianly men. So it is protection of women from sexual harassment from workplaces, protection of women. A man cannot raise a complaint that a woman has sexually harassed me in his office because the law doesn't use the word men there. Even domestic violence with men. Domestic violence with men is not discussed. It is always discussed at the point of view of the woman. और सामाजिक तौर पे भी एक आदमी ये बात बोल नहीं सकता कि मेरे को मेरी बीवी पीटती है, क्योंकि उसको फिर समाज एक अलग नजर से देखता है कि नल्ला है ये। So इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी वुमेन और मेन में लाने के लिए आप कोई एक जेंडर को दबा के रखने से दूसरा जेंडर बेटर नहीं होता है। आपको दोनों जेंडर को सेंसिटाइज करना पड़ता है। आपको मेन को भी सेंसिटाइज करना है, आपको वुमेन को भी करना है। जब मैं मेन और वुमेन बोलता हूं, इट ऑल्सो अप्लाइज टू अ स्मॉल बॉय एंड अ गर्ल. It also applies to the papa and mummy who may be young. It also applies to the father-in-law and mother-in-law. It also applies to the grandmother-in-law and father-in-laws also. तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए. Exactly. एक पे हाथ और एक ही का विकास नहीं होना चाहिए. मैम. Again, well said. But all the men who claim to be excellent feminists, we must check with their women at home before making a proclamation. Please check. Because in India, patriarchy rules. World patriarchy rules. Misogynistic behavior is so common. I reserve opinion. It is. I'll tell you, there is a very beautiful movie. मैं वो देख नहीं रहा था. It's a Malayalam movie, as usual. Malayalam movies are. I will give to. आपको पता है मुझे movies का example मैं क्यों देता हूँ? सर dubbed movie के बारे में आप example दीजिए ना, क्योंकि सर देखने को फिर मिलता है. अब मैं बताऊंगा. So there is this movie on I think Manorama Max. It's called Feminici Fatima.
Fatima is name of a Muslim lady. Feminici is a slang used for a woman who's feminist. Right. So a feminist Fatima. So I saw that बहुत सारे अवार्ड्स मिले और जो लीफ वाले रहते हैं मैंने बोला नहीं यार ये हाई फंडा मुझे नहीं देखना. Academy level. Academy level का movie है तो I watch Oscar movies but I don't watch these film festival movies. मुझे entertaining नहीं लगती. But what happened in one of the reels I saw Mammootty saying that in the recent history one of the best movies I have seen is that. और उसने क्या बोला मालूम है उस फिल्म में एक सीन है और वो रील में बोल रहा है मैंने मूवी देखी नहीं है कि हमने कभी ना कभी तो भी आदमी ने बीवी को बोला है फैन का स्विच डाल. बोलता ही है. और वो रील देखने के बाद आई सॉ विथ माय पापा माय वाइफ माय सन फेमिनिची फातिमा. माय गुडनेस व्हाट अ मूवी जिसमें वो बंदा बाजू में बैठा उसका यहाँ पे स्विच है वो बुलाता है फातिमा ऐसा हाथ दिखाता है. ही डजंट इवन से कि फैन डालो. घर से बाहर निकलता है वो वहां का एक एक मौलाना टाइप रहता है इज लाइक अ मास्टर जी. तो बाहर घर के निकलता है फातिमा शॉल तो लाके बेचारी वो शॉल देती है जो गमछा डालते हैं. एंड एज आई गो टू से अबाउट मूवीज देयर इज दिस अनदर मलयालम मूवी कॉल्ड ग्रेट इंडियन किचन जो आपने देखा होगा जो हिंदी में भी बनी जी. उतना रुथलेस तो सीन नहीं था बट वो फीमेल बाद में वो गमछा से उड़ा के फेंकती है. उठा नहीं सकता ना ये ले पकड़. सो और एक जगह आकर वो गुस्सा करती है तुम्हारा हाथ इधर ही है ना खुद फैन डालो. सो व्हाट मम्मूटी सेड इज दैट एवरी मैन हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी अ मिसोजिनिस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो कभी ना कभी लाइफ में तो बोलेगा ही पानी लाके दे ग्लास लाके दे फैन डाल. तो ये मैंने मूवी देखी. दूसरा एक मूवी मैं बोलूंगा जिसके लिए मैं रिलेशनशिप्स पे मैं बोलूंगा जिसमें हम बोलते हैं ना अरेंज मैरिज जिसमें मैंने शुरुआत में बोला कि पीपल हैव आल्सो seen their own sexuality and sexual preferences. There is this movie again by where Mammootty and Jyotika are there. It's called Kadal the Core. This is a very beautiful movie. It's a must watch where the husband Mammootty is an old man. They're plus middle aged, have grown up kids. He puts his nomination for the panchayat election. And at the same time, the wife puts a petition in the family court saying that my husband is gay. And Mammootty plays a gay character, not physically gay, but as a character, he's shown a gay. How society and the family forced him to marry this lady, and he even had a child. So nobody is willing to believe that he was a gay. And how that movie unfolds. And it shows the perils of forced marriages. How the woman complains कि वो एक बच्चा होने के बाद he has never been my he takes care of me. मुझे खाना देता है मुझसे प्यार से बिहेव करता है मुझे कभी मारा नहीं मुझे कभी पीटा नहीं सोसाइटी में रिस्पेक्ट करता है वर्ड्स में रिस्पेक्ट करता है डीड्स में रिस्पेक्ट करता है बट वो मेरा हस्बैंड नहीं है. So such a fine movie. क्या सर? And that is the whole thing. That is the whole thing. There is no choice. There was never a choice. Nowadays that choice is left to a very large extent to the children कि भाई तुम अपना ढूंढ लो. Even मेरी शादी 23-24 साल पहले जब हुई थी तो फर्स्ट थिंग माई मामा आज में बेटा तुझे अगर कोई पसंद है तो बता दे हमें. आई सेड नहीं है आप ढूंढ लो. सो आई ऑल्सो हैड एन अरेंज मैरिज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई इज दैट अरेंज मैरिज अभी तक हमारी 23 साल से तो चली गई है हमारी चल रही है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट सबके तरफ से होती है. I have seen my father adjusting, I have seen my wife adjusting, I have seen my in-laws adjusting, I have seen my brother-in-law adjusting, I have also seen myself adjusting. And if I ask them, they will also say the same thing that everybody has adjusted and arranged themselves in a way that there is a nice ecosystem that believes in growth, togetherness, love and kindness. For both. For both. So this arrangement, this adjustment जिसे हम बोलते हैं is not dependent that सिर्फ मेरी बीवी ने adjust करना है. So adjust सबने करना है. So again, to get it to the point is that in your case, was the adjustment worth it?
Definitely it was worth it. ना इसीलिए That's what तो. I'm saying. If there is, if you expect that the women It's should just adjust, that is we the wrong all- part. Yeah. If you expect the women to That's adjust, not जो हर जगह आज वही बोला जाता है, अरे लड़की जा रही है ना, उसने एडजस्ट करना है. तो एक आदमी ने भी एडजस्ट करना चाहिए, सबने करना चाहिए, सबने करना सास ससुर ने भी करना चाहिए, सबने करना खुद के माँ बाप ने भी करना चाहिए. और अगर ये एडजस्टमेंट हो जाएगा तो डिवोर्सेस नहीं होंगे. आपको एडजस्टमेंट के साथ साथ एक दूसरे के व्यू और ओपिनियन की रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. मुझे एक सवाल हमेशा मैं पूछता हूं, अगर एक लेडी है, उनका दामाद जब घर आता है तो दामाद जी बहुत सर पे रखते हैं, बट उसी जगह पे उसका 1/10 रिस्पेक्ट भी उसकी बहू को नहीं मिलता. And then we come to the topic of grey divorces. Grey divorces, since he asked me, I will continue with the grey divorces. But then we thankfully got. I hope I remember to see all the films that you mentioned. So because- grey divorces में एक चीज मैंने बड़ा कॉमन पाया है. मेरे बाल देख रहे हैं, so I am a grey man. Presumably divorces after the age of 50, जहाँ पे आदमी के या औरत के बाल नेचुरली सफेद होते हैं, और ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उनका एक एवरेज मैरिड कोहैबिटेशन हैज बीन एनीवेयर मोर देन 20 years. और उनके जब डिवोर्सेस होते हैं तो वो ग्रे नाउ डिवोर्स. ग्रे डिवोर्सेस ऐसा नहीं है कि भाई किसी लेट मैरिज जो ऑलरेडी 50 का हुआ और 52 में डिवोर्स हो रहा है, आई वुड नॉट कंसिडर दैट एज अ ग्रे मैरिज और ग्रे डिवोर्स. I would call a marriage which happened during when the hairs were black. Over a period of time, It became gray. it became gray, and now they have a difference. Now they have a difference and they want to opt out of that relationship. Now इसके पीछे मैंने जो commonly देखा है, grey divorces में पहली बात है the choices and the intellectual capacity of both the parties. Now for example, I will not name people, but they are very famous. जब मैं बोलूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे. So somebody gets married at a very young age. They have beautiful children. Those children are also quite. Now with period of time, what happens? The wife is mostly like, ठीक है, वो ग्रो कर रही है अपने मेच्योरिटी में, बट हस्बैंड ने कुछ और ही ज्यादा पढ़कर, ज्यादा होकर, he has become more of a legend, and his way of thinking has completely changed. The wife's thinking has not changed. और वाइस वर्सा कि वाइफ की थिंकिंग बहुत मेच्योर और बहुत अलग ग्लोबल लेवल पर आ गई है, और हस्बैंड कहीं ना कहीं पीछे रह गया है. तब हो क्या रहा है, 50-60s में आपकी कंपेनियनशिप की बहुत ज्यादा एक महत्व बन जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने काम पे चले गए, दे आर लिविंग सेपरेटली एंड द कपल आर नाउ अलोन इन द हाउस. नाउ देयर रिक्वायर्स अ कंपेनियनशिप. कंपेनियनशिप कहाँ से बनता है, जब दोनों का काफी हद तक, मैं 100% कभी नहीं बोलूंगा, नो कपल ऑन अर्थ इज 100% कंपैटिबल. काफी हद तक मैं तो बोलता हूँ 50-60% भी अगर कंपैटिबिलिटी है तो वो बुढ़ापे तक चली जाती है. बट होता क्या है, वो कंपैटिबिलिटी लेवल्स, चॉइसेस, थिंकिंग प्रोसेसेस बहुत कम हो जाती है, जहां पे 90 और 10 का फर्क आ जाता है. यहां पे क्या होता है, I would give an example of a woman than a man, that the woman chooses that, see, there is so much to achieve in the world, I can be a philanthropist, I can do this to the world, and the husband says, नहीं तू ये बेकार के काम मत किया कर, तू don't try to be, over smart. वो बोलती है यार, ये मेरा अच्छी चीजों को भी अगर मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये मेरे लायक नहीं है, तो नमस्ते हो जाओ. नमस्ते हो जाओ, क्योंकि वो चाहती है कंपेनियनशिप. फिर वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी जवानी की चीज है, बुढ़ापे में मेंटल कंपैटिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि दोनों का कपल का अब गोल्स नहीं है. कपल गोल बहुत अच्छी चीज है कि भाई हमें पुराने जमाने में कपल गोल्स में बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि कपल्स को घर नहीं थे, तो दे यूज्ड टू मेक अ हाउस टुगेदर, दे यूज्ड टू बाय देयर फर्स्ट साइकिल टुगेदर, दे यूज्ड टू बाय देयर फर्स्ट टू व्हीलर टुगेदर, दे यूज्ड टू बाय देयर फर्स्ट सेकंड हैंड मारुति टुगेदर. सो कपल गोल्स थे. अब कैसा हो गया, ये सारा चीजें सॉर्टेड आउट है. अभी लड़का लड़की में कपल गोल है ही नहीं. जैसे मैम ने बताया कि दैट देयर हैज टू बी अ कपल गोल. व्हाट डू यू नीड इन लाइफ? सो मोस्टली कपल गोल्स हैव बिकम मटेरियलिस्टिक, कि भाई मुझे फेरारी खरीदनी है. मैं तो बोलता हूँ वो भी चलता है, बट अगर हस्बैंड को फेरारी खरीदनी है और वो फैमिली अफोर्ड कर सकती, बट वाइफ बोलती नहीं फेरारी क्यों खरीद रहे, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो
ग्रे डिवोर्सेस में क्या हो रहा है, मैंने एक चीज कॉमनली देखा है, दैट देयर हैज बीन अ बिग ड्रिफ्ट when it comes to the process of thinking and executing. So intellectual capacity में जब major variations आते हैं, नो compatibility. compatibility का issue है. Now here is where the law of our land is wrong. The law of now उनके पास क्या है, they don't have a choice to go to court by claiming cruelty against each other. क्योंकि cruelty का definition ही अलग है. अब उनके पास एक ही चॉइस बची, जाइए कोर्ट, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स करिए. अब म्यूचुअल कंसेंट के लिए जरूरी नहीं ना कि दोनों ही माने, दोनों को उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए मानने के लिए कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकती, तो लेट अस पार्ट अवे पीसफुली. प्रॉब्लम यहां हो रहा है कि नाउ दे हैव टू गो टू कोर्ट एंड द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी आर द ओनली ग्राउंड्स. तो मेंटल कंपैटिबिलिटी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन इंडिया. एक मिनट, आई कंप्लीट. इंडिया में इनकम्पैटिबिलिटी इज नॉट अ ग्राउंड. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट. irretrievable breaking of marriage का भी डेफिनेशन का एक बड़ा लिमिटेड स्कोप है, बट अगेन दैट इज सब्जेक्टेड टू म्यूचुअल डिवोर्सेस, नॉट कॉन्टेस्टेड डिवोर्सेस. कॉन्टेस्ट डिवोर्स में आपको कहानी लिखनी पड़ती है अगर आपकी वाइफ ने कुछ गलत भी नहीं किया हो, और क्या कहानी बनानी पड़ती है. वाइफ देने को तैयार नहीं है डिवोर्स, हस्बैंड फिर कहानी बनाता है वकील के थ्रू. फिर वकील कहानी बनाता है, हस्बैंड बोलता है मुझे डिवोर्स है, वकील बोलता है चलो अपन ये भी लिखते. ग्राउंड्स तो होने चाहिए ना सर. क्योंकि वो अच्छा. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या, ये तो ग्राउंड्स है ही नहीं. उससे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में एक है, वो है देयर इज नथिंग कॉल्ड प्री नप्चुअल एग्रीमेंट एप्लीकेबल इन इंडिया. शादी के पहले हॉलीवुड में आपने देखे होंगे, हॉलीवुड या यूरोपियन कंट्रीज में हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर दे गेट मैरिड हैव एन एग्रीमेंट दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय पे आउट टू यू और योर पे आउट टू मी, or there shall be no claims whatsoever when it comes to prenuptial agreement. So there's an agreement that this may collapse, this is going to happen. In India, that is not allowed, because in India, marriage is not a contract, it's a sacrament. ये ऊपर वाला शादी करवाता है, ये शादी ऊपर वाला करवा रहा है ना. तो तुम अग्रीमेंट करने वाले कौन? तुम एग्रीमेंट करने वाले कौन? और हम अग्रीमेंट को तोड़वाने वाले कौन? बट कोर्ट ये जरूर बोलता है कि आपस में लड़कर हम डिवोर्स देंगे, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि भाई अगर ऐसा ऐसा हुआ तो नहीं, मेंटेनेंस तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा. अगर वो आदमी के पास पैसे है नहीं है, या औरत के पास पैसे है नहीं है, ये कंसिडरेशन नहीं है. सो होता क्या है कि बहुत सारे, आई वुड से 90% ऑफ डिवोर्स केसेस इन इंडिया राइट नाउ टुडे जो लिस्ट हुए हैं, 90% कैन बी सेटल्ड इफ द लॉज आर चेंज्ड. मैम, Well, he's the lawyer, so I'll not go into the legal. Grey divorce. But the grey divorces it's important maybe to check where after say 50 or 60, and I or a person has been married for 25 years or plus, or less, even if it's over 20. So are you going through an existential crisis, or you actually want to break up the marriage? It's nice to check, because I'm just tired of life or the way my life is turned out, or I actually want to stay away from the person whom I'm married to. So an existential crisis and an actual crisis in the marriage could be grounds for little discernment to what is actually happening. The second part also could be is that finances. How are you going to see the practicalities after you divorce? Also, that needs to be understood and checked. Mainly financial stability, security, and of course, if you're lucky to be abundant, nothing like it. The third point also could be is that why are you asking for a divorce? Is it because you have undergone a lot and you don't want to go through it anymore again, or you just feel that there's no worth of my existence? If I feel not seen, that I was just there, but I want to be seen now. I'm talking from the woman's perspective or from the male perspective. And I want to have certain things that I wish to do, explore, and if you're not supporting me, I like to do it alone. That could be another reason to maybe go in for a grey divorce. My, again, suggestion or
exploration would be that first explore whether are you again upset just with yourself and life in general, or you are just upset with the fact that I do not want this marriage to go on for ahead. And second is the practicality and the practical angle after you get your divorce, is that how will you again live at a emotional level. There can be emotional loneliness, there can be mm, uh, finances, there can be simple things that you're used to the other person doing. It's also important to note that emotional loneliness is always, if it is exists, it's greater when you're in the relationship rather than out. I would feel more lonely if I have continuously facing either emotional neglect or emotional ghosting, rather than when I kind of end it and get a kind of a freedom where I'm allowed to say, okay, now I have to see how do I learn to live the fantastic art of living with myself, exploring my choices. It's also understandable or to be understood that when you are having a grey divorce or a later divorce, it's important to understand one particular factor is that what are my, if I'm asking for the divorce, what are my limitations? I am not 18, 25, 30, or 40. So, what is it that I can't do again or would not be able to do? The practical aspect of it is also something that needs to be looked after. Sometimes it's said that, okay, I can just have a pet and that can be my companion or my support. But looking after a pet is also not very easy. We do not have parks and roads and geriatric support. We don't have ramps. As you're aging, there are lots of issues that can come up for which I'm not saying all, but many spaces, many public spaces do not have that particular capacities to entertain you or to accommodate you. So that Right. is something to be really looked into Looks also. into it. अर्जेंट चेंज जो इंडियन मैरिज सिस्टम में होना चाहिए जिससे डिवोर्सेस कम हो जाए. Absolute freedom of choice of partner. Absolute choice of partners अगर आ जाए, so that partner can be a heterosexual partner or a homosexual partner. As simple as it. आपका पार्टनर चुनने का आपको हक होना चाहिए. अगर शादी करने का हक है, लाइक 2 hang till death convicts को शादी करने का हक है, आपको पता है ये चीज, उनको हक है, इट्स अ राइट. बट इन इंडिया मैरिज इज अ राइट, डिवोर्स इज नॉट. Divorce is not a right. Your only right is that you can go to the court, but you should get a divorce as a matter of right is not available in this country. So the judicial system has to correct itself, come out of the shackles of जिसको हम ट्रेडिशन, परंपरा, सब अमिताभ बच्चन के 3 बड़े वर्ड्स जी, अनुशासन, ये सब छोड़ना चाहिए. आपको छोड़कर उस प्रैक्टिकल आउटलुक को देखना चाहिए. अब जब मैं ये चीज बोलूंगा तो आपको बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि ये तो पाश्चात्य चीज है. अरे भाई, पाश्चात्य चीज है. पाश्चात्य बोले तो वेस्टर्नाइज्ड, मॉडर्न. अच्छा, Where are you getting this word from, sir? आदत है. कहाँ से ला रहे हैं आप? Films. No. This is because I did very good Hindi during my school. Okay. तो वेस्टर्नाइज्ड, जिसे हम वर्ड को वेस्टर्नाइज कहते हैं, या मॉडर्न, या बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग, ओपन थिंकिंग. जैसे मैं ये बोलूंगा ना, ये सब चीजें होनी चाहिए, वो बोलते ये तो आदमी वेस्टर्न की बात कर रहा है. प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी ये कमेंट कर रहा है ना, उसको वेस्टर्नाइज सड़कें चाहिए, उसको वेस्टर्नाइज्ड रोड में फैसिलिटीज चाहिए, उसको वेस्टर्नाइज्ड 911 जैसा रिस्पॉन्स सिस्टम चाहिए, उसको वेस्टर्नाइज्ड लेवल के कॉलेजेस चाहिए, स्कूल्स चाहिए, सब कुछ वेस्टर्नाइज चाहिए एक्सेप्ट ये. रीजन भी क्या है? द हेवी परकोलेशन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स इनटू आवर
जीन्स, जिसकी वजह से हम लॉजिकल प्रैक्टिकल चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं और हमारी सारी थॉट प्रोसेस को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट की नेसेसिटी की तरह देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीजें नेसेसरी है। मैं आपको लॉ की बड़ी फनी चीज बताता हूं। आई एम अ क्रिश्चियन बाई रिलीजन, दो आई डोंट, मतलब मैं ऐसे उसमें घुसा नहीं हूं, आई एम नॉट इनटू इट, बट इफ देयर इज अ हिंदू, दैट हिंदू कैन अप्लाई फॉर अ डिवोर्स नॉट बिफोर 1 year ऑफ द मैरिज। मतलब एक मैरिज के पहले रात को अगर हस्बैंड उसे शराब पीकर मारे, एक औरत को, वो औरत को 1 साल तक वेट करना पड़ता है इवन पिटिशन फाइल करने के लिए। 1 साल। यू कैनॉट फाइल अ पिटिशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट without completing 1 year of the marriage. You can separate, but you cannot take divorce. File a divorce. You will not be granted a divorce. Worst case is Christian law. You cannot file a petition for divorce within the first 2 years of marriage. So आप सोचिए, ये जो लॉज बने हैं, अब हिंदू लॉ 1956 में आया है, ऐसी बहुत सारी चीजें 1956 का थॉट है भाई। वो तो वक्त के साथ आपको सारा बदलना पड़ेगा। अगर आप वक्त के साथ, आज आप स्पेस टेक्नोलॉजी, नासा और इसरो की बात कर रहे हैं, तो जो कंट्रीज ने इन चीजों को डेवलप किया, उन्होंने ये सब चीजों पे पहले काम किया। इन्होंने पहले ही काम कर लिए। ब्रिटिश ने हमें बहुत सारा कायदा कानून दान में देकर गए, वो अपने कंट्री में सब बदल दिए। हम आज भी उसे पकड़ के, हम सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं कायदे का, हम सिर्फ कायदे का नाम चेंज कर रहे हैं, पर उसका फायदा किसी को नहीं हो रहा। नहीं, हम कानून और कायदा चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नाम चेंज करके हैप्पी हो रहे हैं कि इसका नाम चेंज हो गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैं भी सपोर्ट करता हूं, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर आपने यही लॉ रखे कि नो मैरिज पिटिशन, डिवोर्स पिटिशन कैन बी फाइल्ड विद इन द फर्स्ट 1 year, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द गुड ओल्ड रॉन्ग थिंग्स। So where is the change? The change has to be brought within oneself. So the change goes to the root of it. As of now, in 2026, whether two people are willing to get married. पहला सवाल वो है। दूसरा है, भाई तुझे शादी करनी है क्या? अगर वो हाँ बोलता है, आप किसी को पसंद कर सकते क्या? या आपने किसी को पसंद किया है क्या? No matter what, no color, no religion, nothing should come in the way. नहीं तो क्या होगा, फिर वो ड्रम वाले किस्से शुरू हो जाएंगे। तो आपको वहां तक जाना है हमारे सिस्टम को एक एक्सेप्टेबल मोड में कि मैरिटल क्राइम्स ना हो। इंडिया में मैरिटल रेप तक रिकॉग्नाइज नहीं है। इन फॉरेन कंट्रीज, इन वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज, मैरिटल रेप इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस एज इक्वल एज अ रेप, बट इन इंडिया अ मैन कैन रेप हिज वाइफ बिकॉज यू आर मैरिड। ये कानून कोई नहीं बदल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिवोर्स के कानून बदलें। पहले वो कानून बदल के दिखा दें जो ज्यादा हीनियस है। आप वो कानून बदलिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय करो आप। व्हाई डू यू वांट वुमेन रिटर्न? कांट मेन बी सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड? देयर वाज दैट फिल्म आल्सो ना, दैट अक्षय कुमार। हाँ, तो ये चीजें, हमारा जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो मिसोजिनिस्ट है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि आदमी गुनाह कर सकता है। मैन डज अ क्राइम ओनली फॉर व्हाट? ऑनर। ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऑनर किलिंग जो हमारे देश में बहुत है, ऑनर किलिंग का एक एग्जांपल, अनदर मूवी आई वुड से मोहनलाल तुडरुम, यू शुड सी। तुडरुम मींस शुरुआत, वेयर देयर इज ऑनर किलिंग। सो ऑनर किलिंग भी हमारे देश में इतना ज्यादा है कि खाप पंचायत बिठाया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है क्योंकि किसी ने किसी और कास्ट में शादी कर लिया। सो हमारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम नहीं लाया जा रहा है इंटेंशनली फॉर पॉलिटिकल गेन, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक एट ऑल। बट व्हाट आई वुड से, इंक्रीज इन डिवोर्सेस should not be blamed on the girl. It should not be blamed on the boy. The blame has to go to that entire society who's standing there and doing that marriage, where consent has not been sought,
where choice has not been explicitly expressed by the boy and the girl, nothing is done. अभी मैंने एक बड़ा अच्छा न्यूज़ देखा. A boy and girl, instead of spending money on their wedding, they bought a property. बट आज करोड़ों की शादियां हो रही है. शादी करना ही बहुत बड़ा एक एक नेसेसिटी हो गई है कि भाई पूरा ताम झाम बिल्कुल करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं. इकोनॉमी है भाई, 18% जीएसटी मिल रहा है हर जगह. सो उस पे कोई कंट्रोल नहीं है. सो ये सारी चीजें जो है ना, ये मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती है विच इज मोर कंड्यूसिव टू अ मोर काइंडर रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप काइंड, व्हाट यू कॉल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. It should not be an arrangement. I don't agree with the word arranged marriage because it's an arrangement. That arrangement can fall. In the olden times, arrangement used to work for the reason that the family used to come and try to discuss the problems between the husband and wife. If the boy was used to drink, there are recorded instances where लड़के के बाप ने लड़के को मारकर उसको कमरे में बंद करके उसकी शराब छुड़वाई है. सो ये भी इंस्टेंसेस है जहां पे अरेंज मैरिज से फैमिली साथ में रहकर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. ये भी इंस्टेंसेस हैं कि अरेंज मैरिज का रीजन बहुत बड़ा इंडिया में ये था कि देयर इज अ वॉच डॉग. देखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो जॉइंट फैमिली के जो बुजुर्ग आकर रोकते थे, क्या है ये लड़ाई, क्यों चलो कर रहे हो, और दोनों को समझाते थे. मैरिज को लास्ट करना एक बहुत बड़ा एजेंडा होता था. बट आज के डेट में हुआ क्या है कि वो चॉइस पे ही आ गई. इट हैज कम डाउन टू द बॉटमेस्ट पॉइंट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस. ये तो अच्छा है. क्या चीज? फ्रीडम ऑफ चॉइस अच्छा है. फ्रीडम ऑफ चॉइस अच्छी है. बट आज हम जो डिवोर्सेस देख रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा, आप अगर बहुत बारीकी में देखें, कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ चॉइस मिसिंग है. कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ चॉइस मिसिंग है. अच्छा, दूसरा एक और चीज क्या हो गया है, एक ट्रांजिशनल इनकम्पैटिबिलिटी भी खड़ी हो गई है. ट्रांजिशनल इनकम्पैटिबिलिटी मतलब एक शादी एक ऐसे सदी में हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल शादी विच हैज हैपेंड बिफोर दिस इंटरनेट एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हुआ है, वो शादी चलकर इस सदी तक आ गया है. बट बहुत सारे नए पेरिल्स खड़े हो गए हैं. द पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड न्यू डायलॉग्स और न्यू नैरेटिव्स. आपने फेमस अभी सुना होगा रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग. फिर आपने सुना होगा स्पेस देना एक दूसरे को इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम देना. ये बहुत सारी चीजें पहले नहीं थी. पहले मतलब थी, बट वो ऐसा बोलकर उसको एक्सप्रेस नहीं होता, उसको वर्ड्स नहीं, शब्द नहीं थे, इमोशन थे. वो रिस्पेक्ट में आता था वो चीजें. अब क्या हो गया है कि उसको नाम आ गया है प्रिवेसी. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रिवेसी वर्ड जो है, दैट हैज क्रॉस्ड लिमिट्स. दैट अ वाइफ इज सेइंग दिस इज माय प्रिवेसी, हस्बैंड इज सेइंग दिस इज माय प्रिवेसी, और दोनों अपने प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए सीक्रेसी शुरू हो गई है. सीक्रेसी की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी शुरू हो गई है. और वो सीक्रेसी इतनी बढ़ गई है फैमिली में कि नाउ कपल्स आर हैविंग सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर, which is obvious, and that is now leading to divorce. Ma'am, urgent change you think should be in the Indian marriage system need जिससे divorces कम हो जाए? I do agree with him that the laws have to support a divorce when required and not to have this particular. तो मैं कह रहा हूँ इंडियन मैरिज सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए मैम? See, the Indian marriage system is very vast. It has got too many sections, too many communities, religions, laws, expectations. You cannot have just say Indian. When you are saying Indian, you have to look at a plethora of situations and people. I would put it more simply, as I have already said before, and as he said, if you have freedom of choice in choosing your partner, the first question. So every freedom has to have its set of balanced responsibilities and some kind of non-negotiables for a relationship to work. If you can respect that, then you have a sustainable, viable marriage
and a relationship that works and is willing to walk. If not, then you can, everything else becomes an excuse. The family, the everything that extraneous, even if there is interference, that is also somewhere you are allowing it to happen. When all of these factors are will always be present, there always will be a generation gap. There always will be a that this one generation doesn't get along with the next generation. Expectations alag रहेंगे, eras alag रहेंगे. We have to see that when each couple gets married, or rather they have to see when they get married, what are they willing to adjust, what are they willing to walk through, and are they showing up for each other. And the main thing would be a healthy respect. You can live without a little bit of love, but without respect, You can't. it doesn't work in the long run. When there is no sense of me say that no, this is who you are and this is who I am, and we're going to make it work. We have to decide and see where it takes us instead of searching for keeping the back door open already when you're getting married. There have to be certain personal decisions that you will have to take, each one who is entering into the particular commitment, that मैं इसमें मेरा फायदा देखूंगी. I'll see what is good in it for me and then move ahead, and vice versa, with healthy respect. Again, it cannot be just I'll do what you like. That cannot be. And yes, in India, religion and patriarchy can be a tough oceans to navigate. Yeah, And very difficult. Very difficult. But then मैम आई वांट टू आस्क यू दिस, जैसे हमारी हम गाड़ी खरीदते हैं तो हर कुछ महीने के बाद हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं. रिश्ता भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव डिसीजन होता है, बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है. एक रिश्ते को टिकाने के लिए, बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं, वक्त लगता है, और बिखरने में मैम कुछ वक्त नहीं लगता. क्या शादियों में काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए? क्या शादियों के होने से पहले एक काउंसलिंग होनी चाहिए? क्या हर शादी में हर एक साल बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, 0 to 5 years, 5 to अगले 5 से 10 साल के पहले, 5 साल पे जब आपकी शादी 5 साल पहुंचे तो एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, मैरिज काउंसलिंग, ताकि और 5 साल शादी टिके. फिर 10 साल जब हुए तब फिर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदल रहा है, रिश्तों के डायनामिक्स बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं. क्या ये मैंडेटरी होना चाहिए? I'm asking you that. So anything that becomes mandatory, you again lose choice. So it is about what you see is required for that particular relationship. I am very much that every particular community of 50 families should have a counselor. Just as you have a family doctor, you should have a family counselor. Somewhere where you trust and everybody can go, because the ethics and confidentiality pacts do not allow us to talk of one person to other. If you can have that, then there are better chances at rowing your boat through your particular life journey. And what time and what all of that has also got to depend on individual dynamics and choices. But mostly what happens is that people come for marital counseling when the wide is too great or the cracks are too obvious. It's better to come when things are not okay and say, let me check this out. Let me check this out. Even if my husband or my partner is not willing to come or understand, let me see that. Can I talk to a mental health professional and say, this is my situation. I like to explore this. Is there something I can do? At least you start with that conversation. Then it can go ahead. But mostly it is that it comes to us when it's pretty much at the break point stage. And it's difficult to move or turn around from there because the history is so painful. The hurt is so much. The sense of not being seen, heard,
or not being understood is so great, and from both sides. It's not that there are as many women who dominate as there are men. Though the patriarchy system does encourage men to have more entitlement, the fact also remains is that women also in relationships and marriages do a lot of coercive control. Again, why did you get married in the first place? That a divorce is to be stopped shouldn't be the only aim. We are also talking about how you can have a quick, healthy divorce and move away from angerness and bitterness to healthier. वो टॉक्सिसिटी से आप दूर जा सकते हैं. But the fact also is that why are you getting married? What is it? The question is, why are you getting married? The question should not be that why are you getting divorced. मैं वही बोला, point comes from the word of choice. इसमें एक और चीज बताओ, when there is a choice, which I'm again as a lawyer I'm saying that I've seen instances, now many instances, अभी काफी सारे हो गए, where live-in relationships को भी जब उसमें disputes होते हैं, the courts are trying to create a law by interpreting it that now a live-in relationship is also accountable as a marriage. It has, इंडिया में वो भी हो रहा है. मतलब कोई चीज है जो एक कपल ने डिसाइड किया, एक्सेप्ट फॉर क्राइम, दैट एक लिव इन कपल में क्राइम, मर्डर जो भी हो रहा है वो अलग चीज है, वो तो इट वुड बी डेल्ट एज द लॉ वुड डील विद एनीबॉडी. बट लिव इन टुगेदर में जब डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लिव इन टुगेदर में बच्चे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद डिस्प्यूट हो रहे हैं. सो हो क्या रहा है कि नाउ ऑल द लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू अ मैरिड कपल आर नाउ बीइंग मेड एप्लीकेबल टू दैट अनमैरिड कपल ऑल्सो. सो आप या तो मैरिज को रेलेवेंस दो या तो आप लिव इन रिलेशनशिप को रेलेवेंस दो. आप इसका लॉ उसमें और उसका लॉ इसमें डालकर मिक्स करके हो क्या रहा है कि इंडिविजुअल चॉइसेस को भी कहीं ना कहीं लॉ सप्रेस कर रही है, लॉ से सप्रेस कर रही है. नाउ कमिंग टू वेरी शॉर्ट डिवोर्सेस, एक और मूवी बताता हूँ जो आने वाली है. राजकुमार राव इज देयर. द मूवीज नेम इज टोस्टर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर कि ये लोग जाते हैं एक शादी, वो टोस्टर गिफ्ट करता है, बाद में पता चलता है वो लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, व्हाटएवर. तो ये बंदा वापस जाता है उस घर में, बोले मुझे मेरा टोस्टर वापस करो. सो इट गोज टू दैट कि भाई तुमको शादी नहीं चलानी थी, तुम इसे टोस्टर क्यों लिए, मेरी टोस्टर वापस करो. सो अभी वो टाइम आने वाला है जी कि आप जा रहे हो एक शादी में, आपने 5,000 रुपए का गिफ्ट दिया, आपको पता चला 2 महीने बाद दोनों सेपरेट हो गए, लड़ाई होगी. आई शुड हैव अ राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम दैट फैमिली टू बॉय और गर्ल. भाई ये दिया था, ये रसीद देख. ये चीजें भी होनी चाहिए, ये होने वाली है. दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैरिजेस. सर बिल्कुल लास्ट सवाल, शॉर्ट में आपसे दोनों से जवाब चाहूंगा, एंड दिस विल बी द फाइनल स्टेटमेंट. एक एपिसोड के 2 एपिसोड बन रहे हैं, ये बड़ी बात है ना. बट ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दिस एपिसोड ऑफ अनहर्ड नागपुर, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट marriages, we're talking about arrangements, adjustments, emotions, expressions. Will marriage survive in India in the coming future? क्या एक शादी का, एक विवाह का, एक मैरिज का फ्यूचर है इंडिया में? मैरिज इंडस्ट्री का तो पक्का है. Event managers, they have got a very bright future because of the kind of extravagance that marriages are now putting in. Marriage as if it would sustain and it would always sustain. There was, see, you have to understand, marriage जो word है या जिसको हम monogamy कहते हैं, ये आया ही कुछ 100 साल भी नहीं हुए. 100 years पहले तक it was a polygamous relationship ना. आप राजस्थान चले जाइए, अब कोई भी फोर्ट में चले जाइए, वहां का गाइड बताएगा यहाँ के महाराज की 40 बीवियां थी. एक रानी थी लेकिन बीवियां 40 थी. वो दिया लेके खड़े रहते थे, राजा लड़के आता था तो जहां का दिया बुझा राजा उसके साथ रहता था उस दिन रात को. दिया बुझा या दिया जला? बुझा. अच्छा. सब जला के खड़े रहते थे. जो फूक मारा वो ही यूज्ड टू स्पेंड द नाइट विद दैट वाइफ.
So from there, a few hundred years back, we have come to the point of monogamy, that you would only marry one person, and when you want to separate, it has to be legitimate separation. हम यहाँ तक आ गए हैं. हम उससे भी आगे निकल गए हैं कि जहाँ पे आज शादियां हो ही नहीं रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं. मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, as a human mind evolves, when the human mind will question itself, is there a necessity to it? And if the answer is no, then marriages would over a period of time reduce. If marriages are reducing, obviously the chances of offsprings will also reduce. ये सारा का जो सिस्टम है ना सर, ये एक प्लेटो की तरह अभी चल रहा है, अभी सब बढ़िया चल रहा है. आप देखना, आज से आपका वीडियो अगर आज से कोई 100 साल बाद देखेगा, अगर YouTube में है, तो he would register saying that yes, late Mr. Wilson Matthew was correct, that number of marriages have drastically come down. Ma'am, I would like to believe that just as there is the not nice things in the world, there are nice things. So it's better to believe than to be a cynical person or a skeptical person or someone who would doubt everything. I'd rather say what will happen will happen. I would like to believe that there are nice things and nice people. People do evolve and will evolve and will choose better, choose commitment, choose their own particular sense of self-worth, which is enhanced, not and maybe complemented and not filled by a association with another person. Whether there may be different genders, different couplings, different kind of equations to that particular partnership. But it's nice to have a sense of saying that I'm whole and complete the way I am, and I don't need anybody to complete me, because that's who I choose to be, and I'm very, very capable. But it's also nice to say that that one is my partner. For however length of time it may go. It can be a formalized marriage or it can be a live-in. But I would like to believe that it is relevant and possible. आप दोनों का धन्यवाद कि इस अनहर्ड नागपुर के अनहर्ड, जब मैं ये शहर की बात करता हूँ तो शहर के कोनों में, शहर की हवा में, शहर के बादलों में ये सवाल शायद हर घर के आसमान से दिखता है कि शहर में नंबर ऑफ डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, शहर में फैमिली कोर्ट्स में भीड़ बढ़ रही है. आपको एक डेटा बताऊं, नागपुर में अगर आप देखें तो करीब करीब 100 से 150, 100 to 150 डिवोर्स पिटिशंस आर फाइल्ड एवरी मंथ. नाउ दिस इज जस्ट डिवोर्स. There must be similar number of maintenance, there are similar number of domestic violence cases, there are similar number of separation applications. ये सारे अगर मिलाओ ना तो सर ये बहुत बड़ा नंबर है. पहले फैमिली कोर्ट खाली दिखता था, अब भरा दिखता है. तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो एक अनहर्ड नागपुर है, इसको अब सुनने की ज़रूरत है, इसको, और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की ज़रूरत है. अगर ज़िंदगी एक फिल्म होती, पहले तो धन्यवाद आप दोनों का कि आप अपना वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद. अब आप बात आपसे कि अगर ज़िंदगी को आप एक फिल्म की तरह से देखें, क्योंकि आज इस शो में ना फिल्मों के बारे में बहुत बात हुई है, थैंक्स टू एडवोकेट विल्सन मैथ्यू सर, कि अगर जीवन एक फिल्म होती तो हम इस फिल्मी पर्दे पर, स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, इसका चॉइस तो हमारे पास ही है. हम अनुराग कश्यप की गाली भरी फिल्में भी देख सकते हैं, हम सूरज बड़जात्या की पारिवारिक मूवीज भी देख सकते हैं, हम राम गोपाल वर्मा की क्राइम से भरी हुई फिल्में भी देख सकते हैं, या फिर हम आदित्य धार द्वारा बनी हुई एक धुरंधर भी देख सकते हैं. चॉइस हमारे पास. दुर्भाग्य की बात यह है कि दो लोग जब ये डिसीजन लेते हैं कि हमको विवाह करना है, उनके पास कोई बड़ा कारण नहीं, या वो कारण नहीं जो उन्हें आने वाले वक्त में एक सुखी जीवन देगा. वो आज के बारे में सोचते हैं, वो आज
के एक्साइटमेंट के बारे में सोचते हैं, वो आज के इमोशन के बारे में सोचते हैं, वो आज के सोसाइटल प्रेशर के बारे में सोचते हैं, वो आज अपने मदर और फादर के बारे में सोचते हैं। वो जो भी सोचते हैं वो आज के लिए सोचते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये आज का सोचना कई बार कल को खराब करता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि तलाक पेपर पे तो हो गया, लेकिन दिल में अभी भी सवाल बाकी है। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।